नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी शेष में। मित्रों, आज चर्चा का विषय किसान आंदोलन। जिस तरीके से पिछले 2 महीने से नए किसान बिल को लेकर बवाल मचा हुआ था और पिछले 10-12 दिनों से किसान ओपनली इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आया। हालांकि सरकार से वार्ताक्रम जारी है, आज 6ठे दिन की वार्ता हुई है किसानों और सरकारों के मध्य, लेकिन इसके बावजूद भी आज बंद का आह्वान, क्या ये उचित है? क्या आज जो बंद का आह्वान हुआ उसका कुछ प्रभाव समाज या देश पर पड़ा, या इसका कोई एक विपरीत संदेश समाज में गया? आज हमारी आपकी चर्चा का विषय ही है। साथियों, निसंदेह स्वतंत्रता से लेकर अब तक किसान का केवल दोहन हुआ है। जो मेहनत किसान और उसका पूरा परिवार लग के करता है, अन्नदाता कहलाने के बाद अगर हम पिछले 2 दशकों की याद करें तो एक अनवरत क्रम चला था बुंदेलखंड में, जहां किसानों ने आत्महत्याएं की थी। कहने का मकसद ये है मेरा कि अगर किसान इतना कमा रहा होता तो बुंदेलखंड का वो किसान क्यों कर आत्महत्या करता? सैकड़ों ऐसे उदाहरण नजीरे हैं जहां किसान कर्जा न चुका पाने के कारण बैंक द्वारा शोषित किया गया, प्राइवेट फाइनेंसर्स द्वारा शोषित किया गया, उसकी जमीनों पर कब्जे हुए। तो कहने का मकसद कहीं ना कहीं तो कुछ गोलमाल है। और आज अगर अपनी उन समस्याओं को लेकर के किसान सड़क पर उतर आया है तो ये स्थिति ज्यादा गंभीर है। जिस एमएसपी की बात हो रही है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, आखिर वो एमएसपी है क्या और क्यों बार बार एमएसपी का मुद्दा उठता है? जब हर बार हर साल हर फसल से पूर्व सरकार एमएसपी घोषित करती है तो क्या ये केवल घोषणा मात्र होती है? क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसी कानूनी टेक्निकल व्यवस्था 74 सालों में सरकार ने नहीं बनाई? या आज तक किसान को ठीक उसी तरीके से नजरअंदाज कर रखा गया है जिस तरीके से भारत के समाज में मध्यम वर्ग को हमको केवल उपभोग की वस्तु समझा गया है। कांग्रेस से लेकर के भाजपा सरकार, जो भी सरकारें इस दौरान 74 सालों में आई, उस सरकार ने किसानों को और मध्यम वर्ग को अपने उपभोग की वस्तु समझा है। किसी ने आज तक कोई ऐसी नीति नहीं बनाई जिस नीति को लेकर के इन दोनों वर्गों का, मध्यम वर्ग का और किसानों का, इनका विकास हुआ हो, इनकी तरक्की हुई। ऑर्गेनाइज सेक्टर के फार्मिंग में तो विकास हुआ, जो बड़े बड़े धनाढ्यों के सैकड़ों बीघे हजारों बीघे के फॉर्म्स हैं जहां नई तकनीक चल रही है, लेकिन जो वास्तविक किसान है, गांव का परिदृश्य देखें तो वो आज भी एक धोती एक बंडी में वो अपना जीवन गुजार रहा है, जबकि वो अन्नदाता है। वो सुबह से शाम तक 6-6 महीने फसल की रखवाली करता है, खून पसीने से सींचता है, और उसके बाद भी उसको केवल उतना मिलता है कि वो जी पाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों में खामियां तो हैं, और खामियां इसलिए हैं कि इसको, इन नीतियों को बनाता वो आईएएस है जिस आईएएस ने आज तक किसानी की व्यवहारिकता नहीं देखी है। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, एक आदमी को एक सामान्य सी परीक्षा पास करने के बाद आप उसको भगवान बना के हर चीज का नीति निर्धारण करने का जो दायित्व देते हैं। मैं पुनः एक बार बड़ी जोरदारी के साथ इस बात की पैरवी करूंगा कि आप देखें, दुनिया में जो कॉटन इंडस्ट्री फल फूल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह विकास कर रही है, तो आखिर वही एनटीसी की मिलें क्यों बंद हो रही है जहां पर एमडी बन के एक आईएएस बैठा है? आज सारी सरकारी इंटरप्रेनर्स, सारे सरकारी प्रतिष्ठान बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां बैठने वाला, गवर्न करने वाला व्यक्ति एक व्यावसायिक बुद्धि का व्यक्ति नहीं, एक आईएएस है। उस आईएएस ने आज तक कभी कोई व्यवहारिकता सीखी ही नहीं। बड़ा गंभीर विषय है। और आज भी जो किसान उद्वेलित है, किसान को टर्मिनोलॉजी पे खिलाया जा रहा है। एक आम आदमी जो अंगूठा लगाता है, स्मार्टफोन ले लेने से हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है। उसको आप एमएसपी बता रहे हैं, वो क्या गलत डिमांड कर रहा है? वो यही तो कह रहा है कि आप इस बात की गारंटी दीजिए कि हमारा अन्न किसी भी कीमत पर एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा। अब एक गारंटी हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को भी चाहिए
कि क्या इस नए किसान बिल के बाद मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को बढ़े हुए दामों पे तो अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। कहीं वो स्थिति तो नहीं आएगी कि साहब जिस तरह आज गैस के लिए याद हो 2012-14 तक यही भाजपा थी कि 10 रुपए भी गैस के बढ़ते थे तो खाली सिलेंडर गाड़ियां जो है बैलगाड़ियों में लाद करके इनके आज के वो मंत्री जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मैं सूर्य प्रकाश जावड़ेकर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। तो आदरणीय, आपका चरित्र कौन सा है? आप भी तो उसी चरित्र के धारक हैं जिसने सबसे पहले आधार का विरोध किया, जिसने 18% की जीएसटी का विरोध किया। आपने विरोध करके उन चीजों को अंग्रेज कर लिया। आपने 100 दिन के अंदर स्विस बैंक के पैसों की वापसी का गारंटी दी थी। आज क्या है? नोटबंदी के नाम पर आप किसको छले? आपने केवल मध्यम वर्ग को छला है। किसी भी बड़े बड़े अरबपति करोड़पति का पैसा नोटबंदी में नंबर 2 का नहीं वापस हुआ। तो बात वो करिए जो व्यवहारिकता, क्योंकि आपसे अच्छे की उम्मीद है। भाजपा सरकार जब आई थी तो 10 साल तक न बोलने वाले प्रधानमंत्री की सरकार से क्षुब्ध होकर के ही भारत की जनता ने आप में विश्वास कर दिखाया था। आज क्या हुआ कि आपने 1,36,000 करोड़ का कारपोरेट टैक्स तो माफ किया, उनको छूट दे दी जो पहले से धनाढ्य थे। और मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए आपने क्या किया कि उसको 200-300 रुपए सस्ती मिलने वाली गैस की सब्सिडी भी छीन दी। तो क्या ये जन कल्याणकारी सोच है? याद हो आपको, अगर आपके 2014 का मैनिफेस्टो, वरना मैं आपको याद दिला दूं, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष का आपका वादा था। आज हालात क्या है? जो गूगल पे डाटा बोल रहे हैं कि पिछले 7 सालों में 14 करोड़ नौकरियां, जिसमें इस एपिडेमिक की भी नौकरियां गई हैं, 14 करोड़ नवयुवक नौकरियों से महरूम रहा है। अब संविदा आ रही है। मैं भी 2-3 दिन से पीलीभीत और आपके क्या कहते हैं खटीमा इस क्षेत्र भ्रमण पर था। बस से यात्रा कर रहा था। अधिकांशतः ड्राइवर और कंडक्टर संविदा पर थे। जब उनसे पूछा कि आपको संविदा में क्या मिलता है, तो बड़ी हास्य प्रतिष्ठित सामने आई कि रामराज का दावा करने वाली भाजपा सरकार के संविदा कर्मी 5-7 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं। सोचिए, इस महंगाई में वो आदमी जो 12-12 घंटे गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलवा रहा है, वो महीने के आखिर में 7,000-8,000 रुपये लेके जा रहा है। तो क्या वो भारत सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित वेतन से भी कम पाता है? कहते साहब स्टाफ ज़्यादा कर लिया है, ड्यूटी नहीं मिलती है, ड्यूटी मिलती है तो ओवर टाइम नहीं मिलता है, ओवर टाइम देते हैं तो नाइट काट लेते हैं, कुल मिला के हम 7-8-10 हजार रुपये लेके जा पाते हैं। तो ऐसी संविदा की नौकरी से किसका कल्याण करेंगे आप कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप संविदा के नाम पर व्यवस्थाओं को निजीकरण करने जा रहे हैं। अगर ये निजीकरण हुआ तो निश्चय जान लीजिए भारत एक बार पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ अग्रसरित होगा। हम आप फिर गुलाम होंगे आर्थिक रूप से। जैसे आजादी के पूर्व हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम थे, अब की बार हम भारतीय धनाढ्यों के गुलाम होंगे। हर चीज इन धनाढ्यों की होगी और हम केवल उपभोग की वस्तु। और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। 57 साल के अगर शासन में अपने अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो आज देश को ये दिन न देखना पड़ता। न 7 साल से भाजपा ने इस विषय पे कोई कंसिडरेशन किया है। एमएसएमई, आज मैं बात कर रहा था एक साहब से, बोले हमको एमएसएमई में 9 लाख रुपए का लोन मिला। मैंने उनसे पूछा कैसे मिला, उन बोले सब्सिडी छोड़नी पड़ी। ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। एमएसएमई में मिलने वाले कम ब्याज दर को लेकर के लोगों को ओबलाइज करना पड़ रहा है बैंक प्रशासन को। एमएसएमई में मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 10वीं बैंक जा चुके हो, बैंक के क्या कह रही साहब वो तो सरकार की योजना, सरकार से लीजिए, हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं। हमको तो डायरेक्शन हुआ कि लोन अमाउंट बढ़ा दीजिए, तो हमने पुराने एग्जिस्टिंग लोन को 15 से 20% बढ़ा दिया। क्या बेवकूफ बना रहे हिंदुस्तान की जनता को। और कितना बेशर्मी भरा वो वक्तव्य था कि युवा पकौड़े बेचे। हमारे मानीगढ़ के बच्चे
वो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न हो, ऊंचे से ऊंची स्थितियों पर काम करे और एक सामान्य व्यक्ति का बच्चा पकौड़ा बेचे। शर्मनाक स्थिति है। आज का किसान आंदोलन इन्हीं पीड़ाओं से भरी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार को बहुत ही सहृदयता से और बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर न केवल विचार करना चाहिए, बल्कि इसकी वास्तविक शंका निवारण के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। अगर मोदी सरकार अपने को संविधान का मानने वाला कहती है, अगर मोदी सरकार वास्तव में भाजपा को राम राज्य का स्वप्न रखने वाली पार्टी की सरकार अगर स्वयं को कहती है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर वास्तव में मोदी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, तो आज समय है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको टेक्निकलिटी में फंसाइए, उनको व्यवहारिकता में उनके जीवन के अवसर दीजिए। मैं भी देख रहा था, बड़ी बार बार इस बात को दोहरा रहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कि 2022 में हर किसान की आय दुगनी होगी। क्या उसी प्रकार दुगनी होगी जिस प्रकार 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था अपने आदरणीय? मैनिफेस्टो उठा के देखिए भाजपा का। अगर ना दे पाए तो क्या भविष्य में भाजपा इलेक्शन लड़ना छोड़ेगी? भाजपा का हर नेता इलेक्शन छोड़ देगा? ऐसी बातें मत करिए। आम आदमी को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और आप ही से नहीं, आम आदमी अपनी चुनी हुई सरकार से अपेक्षा रखता है। और सरकारें क्या है? हमको वोट बदलने का विकल्प नहीं है। हमारा चुना विधायक, हमारा चुना सांसद पार्टी कभी भी बदल सकता है। ये भद्दा लोकतंत्र का चेहरा है। हम आप ऐसे ही विवाद चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमको लाइक करिए। नमस्कार।